आमदनी अट्ठन, खर्चा रुपया। कपिल दफ्तर से देर से निकला और सुस्त कदमों से बाजार से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में एक दुकान पर रुककर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए उसने पीछे मुड़कर कालिदास रंगालय नामक नाट्यशाला की इमारत की ओर देखा। सामने मुख्य द्वार पर एक बैनर लटका था, आज का नाटक इमली का बूटा, निर्देशक कृष्ण कोहली। कृष्ण कपिल का बचपन का दोस्त था। कॉलेज के दिनों से ही उसे रंगमंच में बहुत दिलचस्पी थी। वैसे तो वह नौकरी करता था, किंतु उसकी रंगमंच के प्रति दिलचस्पी जरा भी कम नहीं हुई थी। हमेशा कोई न कोई नाटक करता ही रहता था। चाय पीकर वह चलने को हुआ तो सोचा कि कृष्ण से मिल ले, बहुत दिन हुए उससे मुलाकात हुई, उसका नाटक देख लेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा। वह टिकट लेकर हॉल के अंदर चला गया। नाटक खत्म होने के बाद दोनों मित्र फिर चाय पीने बैठे। कृष्ण ने पूछा, यार तुम इतनी दूर चाय पीने आते हो? कपिल ने उदास स्वर में जवाब दिया, दफ्तर से पैदल लौट रहा था, सोचा चाय पी लूं और तुम्हारा नाटक भी देख लूं, बहुत दिन हो गए तुम्हारा नाटक देखे। कृष्ण ने उसका झूठ तार लिया। कपिल के उदास चेहरे को गौर से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा दफ्तर इतनी देर तक खुला रहता है, क्या बात है? इतना बुझा हुआ चेहरा क्यों है? कपिल ने कुछ नहीं कहकर बात टालनी चाहिए तो कृष्ण चाय के पैसे देते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, काफी दिन हो गए हैं, भाभी से भी भेंट नहीं हुई है। आज नहीं, किसी दूसरे दिन, कपिल ने घबरा कर कहा। कृष्ण ने कपिल की बांह पकड़ ली। क्या बात है, आज आपस में कुछ खटपट हो गई है क्या? कपिल ने फिर कोई खास बात नहीं है कहकर बात टालनी चाहिए, लेकिन कृष्ण पीछे पड़ गया। जरूर कोई बात है, आज तक तो तुझे इतना उदास कभी नहीं देखा, बताओ क्या बात है? अगर कोई बहुत निजी बात हो तो फिर। कपिल थोड़ा हिचकिचाया और बोला, निजी क्या, अब तो बात आम हो गई है। दरअसल बात यह है कि आमदनी कम है और उषा के शौक ज्यादा है। अमीर घर की बेटी है, फिजूल खर्च की आदत है, परेशान रहता हूँ, रोज इसी बात पर किचकिच किचकिच होती है, दिमाग काम ही नहीं करता। वाह यार, कृष्ण उसकी पीठ पर हाथ मारकर बोला, तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है, क्या उससे 2 आदमियों का गुजारा नहीं हो सकता है? बस अभी 3-4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना। मैं तुमसे कम तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन हम दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं। हाँ, फालतू खर्च नहीं करते। वह तो ठीक है, लेकिन इंसान गुजारा करना चाहे तब तो। खर्च का कोई ठिकाना नहीं, जितना बढ़ा वो बढ़ेगा। उषा इस बात को समझने को तैयार नहीं है। कपिल ने मायूसी से कहा, यार समझौता तो करना ही होगा, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी से यह उदासी और चिकचिक। तुम दोनों तो शादी के पहले ही एक दूसरे को जानते थे, फिर इन 5-6 महीनों में ही। कपिल उठ गया और उदास स्वर में बोला, शुरू में सब कुछ सामान्य व सहज था, किंतु इधर 1-2 महीनों से अब उषा को कौन समझाए? कृष्ण ने झट से कहा, मैं समझा दूंगा। कपिल ने घबरा कर उसकी ओर देखा। अरे बाप रे, मार खानी है क्या? कृष्ण ठठा कर हंस पड़ा। लगता है तू बीवी से रोज मार खाता है। फिर वह कपिल की बांह पकड़कर थिएटर की ओर ले गया। तो चल, तुझे ही समझाता हूं, आखिर मैं एक अभिनेता हूं, तुझे कुछ संवाद रटा देता हूं, देखना सब ठीक हो जाएगा। न तो यह घर है, न ही क्रिकेट का मैदान, यह शमशान है, शमशान। यह भी कोई बात हुई? पति दिन भर दफ्तर में काम करे और जब थक हार कर घर लौटे तो पत्नी उसका स्वागत प्रेम की मीठी मुस्कान से न करके शब्दों की गोलियों और तेवरों के तीरों से करे। फिर उधर से आवाज आती है, यह घर नहीं कैद खाना है, और कैद खाने में बंद पत्नी अपने पति का स्वागत मीठी मुस्कान से नहीं कर सकती पति महाशय।
कपिल ने उषा की ओर डर कर देखा, फिर मुस्कुराकर समझाने के स्वर में बोला, यह भी कोई बात है उषा? घर को कैद खाना कहती हो, यह तो मोहब्बत का गुलशन है। किंतु उषा ने चीख कर उत्तर दिया, कैद खाना नहीं तो और क्या कहूं, मैं दिन रात नौकरानी की तरह काम करती हूं, अब मुझसे घर का काम नहीं होगा। अभी तो हमारी शादी को चंद महीने हुए हैं, हमें तो पूरी जिंदगी साथ साथ गुजारनी है। फिर पत्नी का तो कर्तव्य है घर का कामकाज करना। उषा ने कपिल की ओर तीखी नजरों से देखा। सुनो जी, घर चलाना है तो एक नौकर रख लो या होटल से खाने का इंतजाम कर लो, नहीं तो इस हालत में तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी होगी। अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं हूं, मैं चली। उषा मुड़कर जाने लगी तो कपिल उसके पीछे दौड़ा। कहाँ चली? रुको, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अब इतने कम वेतन में नौकर रखना या होटल में खाना कैसे संभव है? उषा रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इतनी कम तनख्वाह थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे माँ बाप को धोखा देकर शादी कर ली। अगर वे जानते कि वे अपनी बेटी का हाथ एक भिखमंगे के हाथ में दे रहे हैं तो वो कभी तैयार नहीं होते। अगर तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हो तो मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, वे अभी जिंदा हैं। कपिल कहना चाहता था कि उसके बारे में पूरी तरह से उसके माँ बाप जानते थे और वो भी जानती थी, कहीं धोखा नहीं दिया था। शादी के वक्त तो सबको वह बहुत सुशील, ईमानदार और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वह इतनी बातें नहीं बोल सका, उसके मुंह से गलती से निकल गया। यही तो अफसोस है। उषा ने आग बबूला होकर उसकी ओर देखा। क्या कहा? मेरे माता पिता के जीवित रहने का तुम्हें अफसोस है? कपिल ने झट से बात मोड़ी। नहीं, कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गृहस्थी की गाड़ी का पहिया पैसे के पेट्रोल से चलता है तो उसमें प्यार का मोबिल भी तो जरूरी है। क्या रुपया ही सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए रुपया ही सब कुछ है, इसलिए मैं चली मायके। तुम अपनी गृहस्थी में प्यार का मोबिल डालते रहो। अब बनावटी बातों से काम नहीं चलने का। मैं चली अपना सामान बांधने। उषा ने अंदर आकर अपना सूटकेस निकाला और जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह उसमें डालने लगी। कपिल बगल में खड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, जरा धैर्य से काम लो उषा, हम अभी फालतू खर्च करने लगेंगे तो कल हमारी गृहस्थी बढ़ेगी, बाल बच्चे होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? उषा ने उसी ओर चिढ़ कर देखा। बीवी का खर्च तो चला नहीं सकते और बच्चों का सपना देख रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, अभी नहीं, कुछ साल बाद ही सही, जब मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कुछ रुपए जमा हो जाएंगे, ठीक है ना? अब शांत हो जाओ। किंतु उषा का अपना सामान निकालता रहना चलता रहा। वह क्रोध से बोली, अब तुम्हारी पोल खुल गई है कपिल बाबू, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आखिर अपने मायके में कब तक रहोगी? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम करो, अब मैं लौट कर नहीं आने वाली। कपिल चौंक पड़ा। लौट कर नहीं आने वाली? तुम जीवन भर मायके में ही रहोगी? उषा ने जोर देकर कहा। हाँ, और मैं वहां जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम जैसे मर्दों को अकेले ही रहना चाहिए। कपिल हतप्रभ हो गया। तलाक? क्या बकती हो? होश में तो हो? हाँ, मैं होश में आ गई हूं, बेहोश तो अब तक थी। अब वह जमाना गया जब औरत गाय की तरह खूंटे में बंधी रहती थी। उषा ने चाबियों का गुच्छा जोर से कपिल की ओर फेंका। ये लो अपने महल की चाबियां, मैं तो चली। उषा अपना सामान उठाकर बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी। कपिल ने कहा, सुनो तो, रात में कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना, मैं वादा करता हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। कपिल ने उधर देखा। अब ये बेवक्त कौन आ गया? लोग कुछ समझते ही नहीं।
पति पत्नी के प्रेमालाप में कबाब की हड्डी की तरह आ टपकते हैं। देखना तो उषा, कहीं वह बनिया उधार की रकम वसूलने तो नहीं आ गया। कह देना कि मैं नहीं हूं। लेकिन उषा के तेवर कपिल की बातों से ढीले नहीं पड़े। उसने हाथ झटक कर कहा, तुम ही जानो अपना हिसाब किताब और खुद ही देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठीक है भाई, रुको, खोलता हूं, कहते हुए कपिल ने दरवाजा खोला और ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके मुंह से बाप रे बाप निकल गया। उषा भी चौंक कर सिर घुमाई और देखने लगी। एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी चेहरे पे नकाब लगाए अंदर आ गया था। उसने झट से दरवाजा बंद करते हुए कड़कती आवाज में कहा, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला। कपिल ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हैं भाई और क्या चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, मैं कौन हूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। घर में जो भी गहना रुपया है सामने रख दो। कपिल को ऐसी परिस्थिति में हंसी आ गई। क्या मजाक करते हैं दाढ़ी वाले महाशय। अगर इस घर में रुपया ही होता तो रोना किस बात का था। आप गलत जगह आ गए। मैं आपको सही रास्ता दिखला सकता हूँ। मेरे ससुर हैं हालदार राय, उनका पता बता देता हूँ। ठेकेदार हैं, बहुत माल है उनके पास, आप उनके यहाँ चले जाइए। वो सब बिगड़ कर बोली, क्या बकते हो? किंतु उस चोर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी माल निकालो वरना काम तमाम कर दूंगा देवी जी। जल्दी से सब गहने निकालिए। उषा चुपचाप खड़ी उसकी ओर देखती रही। उसने रिवॉल्वर कपिल की ओर घुमा दिया। मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद आपके पति को गोली मार दूंगा। कपिल ने सोचा उषा कहेगी कि उसे क्या परवाह है, वह तो पति को छोड़कर मायके जा रही है। किंतु जैसे ही उस चोर ने 1 2 गिना, उषा हाथ उठाकर बेचैन स्वर में बोली, नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं तुरंत आती हूँ। नकाबपोश गर्व से मुस्कुराता और उषा जल्दी से शयन कक्ष की ओर भागी। वह तुरंत अपने गहनों का बक्सा लेकर आई और चोर के हाथों में देते हुए बोली, लीजिए, हम लोगों के पास रुपया तो नहीं है, ये शादी के कुछ गहने हैं, इन्हें ले जाइए और इनकी जान छोड़ दीजिए। नकाबपोश रिवॉल्वर नीचे करके व्यंग से मुस्कुराया। कमाल है, एकाएक आपको अपने पति के प्राणों की चिंता सताने लगी। बाहर से आप लोगों की अंतराक्षरी सुन रहा था। ऐसे नालायक पति के लिए आपको कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। जब आपको तलाक देना ही है, अकेले ही रहना है, तो चिंता कैसी? यह जिंदा रहे या मुर्दा। उषा क्रोध से बोली, जनाब, आपको हमारी आपसी बातों से क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। कपिल खुश हो गया। ये हुई ना बात। दाढ़ी वाले महाशय, पति पत्नी के बातों में दखल अंदाजी मत कीजिए, जाइए यहाँ से। अंगद ने तो चोर हंसकर उषा की ओर मुड़ा, जा रहा हूँ, लेकिन मेम साहब एक और मेहरबानी कीजिए, अपने कोमल शरीर से इन गहनों को भी उतार दीजिए। यह चेन, अंगूठी, झुमका, जल्दी जल्दी कीजिए। उषा पीछे हट गई। नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। नकाबपोश ने रिवॉल्वर फिर कपिल की ओर ताना। देखती हो या चलाऊं गोली? उषा ने चिल्लाकर कहा, ये लो, ये भी ले लो और भागो यहां से। वह शरीर के गहने उतार कर उसकी ओर फेंकने लगी। नकाबपोश गहने उठाकर इत्मीनान से जेब में रखता गया। कपिल भौचक्का देखता रहा। चोर ने जब गहने जेब में रखने के बाद उषा की कलाइयों की ओर इशारा किया, अब ये कंगन भी उतार दीजिए। उषा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये कंगन नहीं दूंगी, ये शादी के कंगन थे जो कपिल ने दिए थे। उस चोर ने उषा की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो मेम साहब,
तुमने जिद की तो मुझे खुद कंगन उतारने पड़ेंगे। चलो इधर लाओ, इधर दो। अब कपिल का पुरुषत्व जागा। वह खुद कूद कर उन दोनों के नजदीक पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ो? खबरदार, छोड़ दो। नकाबपोश चोर ने रिवॉल्वर हिलाया। जान प्यारी है तो दूर ही रहो। लेकिन कपिल रिवॉल्वर की परवाह न करके उससे लिपट गया। तभी धाए की आवाज सुनाई दी और कपिल कराह कर सीने पकड़े गिर गया। चोर के रिवॉल्वर से धुआं निकल रहा था। उषा कई पलों तक हतप्रभ खड़ी रही। फिर वह चित्कार उठी, हत्यारे, जल्लाद, तुमने मेरे पति को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नकाबपोश चोर जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, आप नाहक अफसोस कर रही है। आपको तो इस नालायक पति से अलग ही होना था। मैंने तो आपकी मदद ही की है। उषा का चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी आंखों में दर्द के साथ आक्रोश की चिंगारियां भी थी। चोर डर सा गया। उषा उसकी ओर शेरनी की तरह झपटी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तू जाता कहाँ है? और वह उसे बेतहाशा पीटने लगी। नकाबपोश नीचे गिर पड़ा और चिल्लाकर बोला, अरे मर गया, भाभी जी क्या कर रही हैं? रुकिए। उषा उसे मारती ही गई। हत्यारे, मुझे भाभी कहता है? चोर ने जल्दी से अपनी दाढ़ी को नोच कर हटा दिया और चिल्लाया, देखिए, मैं आपका प्यारा देवर कृष्ण हूँ। उषा ने हवाक होकर देखा, वह कृष्ण ही था। कृष्ण कराहते हुए उठा, भाभी जी, केवल यह दाढ़ी ही नकली नहीं है, यह रिवॉल्वर भी नकली है। उषा ने फर्श पर गिरे कपिल की ओर देखा। तब वह भी मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। हाँ, और यह मौत भी नकली थी। अब मैं यह कह सकता हूं कि हर पति को यह जानने के लिए कि उसकी पत्नी वास्तव में उससे कितना प्यार करती है, एक बार मरना जरूर चाहिए। कृष्ण और कपिल ने ठहाका लगाया और उषा शर्मा गई। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कृष्ण ने बोला, भाभी जी, हमारी गलती को माफ कीजिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसमें जो थोड़ा व्यवधान हो गया था, उसे ही दूर करने के लिए यह छोटा सा नाटक करना पड़ा। उषा ने हंसकर कहा, क्या माफ किया भाभी जी? आमदनी के अनुसार जरूरतों को समेट लिया जाए तो पति पत्नी हमेशा प्यार और आनंद से रह सकते हैं। कृष्ण ने समझाने के लहजे में कहा तो उषा ने हंसकर सहमति में सिर हिला दिया।